वेलकम। वापस से स्वागत करता हूँ हर्षित सर के साथ उनके एक और लेक्चर में, और हर्षित सर के साथ मेरे ही लेक्चर में भी। ठीक है, तो अपने ही लेक्चर में मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने जो चैप्टर चालू किया है उसका नाम है जीव जगत। और जीव जगत के बारे में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है हमारे लास्ट लेक्चर में कि आखिर कौन कौन सी चीजें ऐसी है जिनकी वजह से आप किसी भी जीव को सजीव कह सकते हैं। मैंने भी आपको दो चीजें बता दी, जिनमें एक चीज थी वृद्धि। दोस्तों, क्या थी? वृद्धि। यानी कि हम लोगों ने बात की कि आखिर वृद्धि को सजीव जगत के लिए क्यों बोला जाता है, क्यों माना जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों, दूसरी चीज के बारे में हमने बात की थी जिसका नाम था जनन। मैंने आपको 3 प्रकार के जनन के बारे में अच्छे से बात बता दी, जिसमें एक जनन था लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। तो तीनों प्रकार के जनन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, दिमाग में बैठ गए होंगे भाई, मतलब अच्छे से बैठ गए होंगे। मैंने बोला अलैंगिक जनन, ओहो अर्षित सर मजा आ गया। आ गया सर? कोई क्वेश्चन आ गया तो कर दोगे? अरे सर टेंशन मत लो, बस यही चाहिए भाई। जिंदगी में एक ही बात याद रखो, जिंदगी में करो तो ऐसा करो कि दुनिया याद रखे, और कुछ नहीं। और हम लोग अब ऐसा कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने चीजों को बहुत ही गहराई से पढ़ा है। मजा यह लगा रहा है भाई। और अपन आग लगा देंगे तो उसकी टेंशन तो लो मत। ठीक है, कई सारे बच्चों को लगता है, मेरे पास कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे पूछते भी हैं, सर आखिर आग लगाने का मतलब क्या होता है? समझोगे भाई धीरे धीरे और समझ जाओगे धीरे धीरे हर्षित सर क्यों बोलते हैं आग लगा देंगे, आखिर इसका मतलब क्या है। आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। आइए जरा आगे चलते हैं। दोस्तों, अगली चीज होती है जिसका नाम मतलब होता है कोशिका का संगठन। आखिर कोशिका का संगठन कैसा होता है? तो दोस्तों, तीसरे प्रकार के पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है कोशिकीय संगठन। दोस्तों, ये जो बात होती है कोशिकीय संगठन, इसका मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, अगर हम कोशिका की संख्या की बात करूं तो। सो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूं कोशिका की संख्या, तो आप लोग बोल सकते हो कि अर्षित सर कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर सर कोशिकाएं 2 प्रकार की हो सकती है। मैं कहूंगा भैया कौन कौन सी? आप बोलोगे सर एक कोशिका होगी, जैसे हम बोलेंगे एक कोशिकीय, और एक होगी जिसे हम बोलेंगे बहुकोशिकीय। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जानते हो क्या होता है? एक कोशिका मतलब जिसमें एक कोशिका हो वो होती है एक कोशिकीय, एक से ज्यादा कोशिका हो वो होती है बहुकोशिकीय। उदाहरण दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे अमीबा की, तो अमीबा एक कोशिकीय है, अब तो आपको पता ही है। मैं आपसे बात करूं यूग्लिना की, तो ये भी एक कोशिकीय है। पैरामीशियम वो भी एक कोशिकीय है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बहुकोशिकीय की, तो दोस्तों जो भी पादप होते हैं ये भी बहुकोशिकीय हैं। जो जंतु हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय। तो 2 प्रकार के होते हैं कोशिका के आधार पर। अगर मैं जीवन की बात करूं तो या तो वो एक कोशिकीय हो सकती है या वो बहुकोशिकीय हो सकती है। बात इतनी सी है, खोपड़ी में बैठा के रखें। अगली बात है बड़ी खतरनाक। बड़ी खतरनाक बात क्या है कि दोस्तों एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में फर्क होता क्या है? दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है, सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा है कि सजीव किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई ये क्या होती है? ये होती है कोशिका। तो किसी भी सजीव की आप संरचनात्मक इकाई की बात करो चाहे आप उसकी क्रियात्मक इकाई की बात करो, ये दोनों ही चीजें क्या होती है? कोशिका। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या होता है। कोशिका की बहुत सारी संरचना होती है और हर किसी कोशिका का अपना एक अलग कार्य होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले डेफिनेशन बोलते हैं कि कोशिका क्या है, तो आप बोलते हैं सर कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं अब अगर आपसे इससे आगे की बात करूं तो मैं आपसे एक चीज बोल सकता हूं कि जो आपके पास होती है कोशिका, या तो दोस्तों होगा कोशिका स्तर का संगठन, और बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? बहुत सारी कोशिका मिलकर जो चीज बनाती है उसे हम बोलते हैं उत्तक
बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्तक तंत्र। बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं तो उत्तक तंत्र, और इसके बाद कहीं ना कहीं जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये तो हो गया, मैं लिख देता हूं सेल, इसे हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद दोस्तों सीधा ही अगर आप बात करो तो आप ऑर्गन या अंग की बात कर सकते हो, तो सीधा ही मैं यहाँ पे अंग लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हो जाता है अंग यानी कि ऑर्गन। और दोस्तों जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो बनेगा अंग तंत्र। तो अंग मिलने के बाद क्या बनेगा, अंग तंत्र। और दोस्तों इसके बाद कहीं ना कहीं बनेगा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। तो ये हो गया सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इसके बाद है ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में है ऑर्गेनिज्म। दोस्तों मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर मैं एक कोशिकीय कभी भी जीव की बात करता हूं तो एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका उपस्थित होगी, उसके अंदर कोई उत्तक नहीं होगा। अमीबा देखा है आपने, एक ही कोशिका है, पाचन, श्वसन, गमन, उत्सर्जन, परिसंचरण जो भी कुछ होगा एक ही कोशिका करेगी, क्योंकि उसके बाद दूसरी कोशिका है नहीं, तो इसलिए हम उस चीज को क्या बोलते हैं, कोशिका। मगर दोस्तों आपके अंदर भी कोशिका उपस्थित है, मगर आपके अंदर जब बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलकर एक ही कार्य को करती है, चाहे वो संरचना में दोस्तों भिन्न क्यों ना हो, मगर उनका कार्य एक होना चाहिए, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, उत्तक। जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो बनता है उत्तक तंत्र, या फिर उसके बाद बनता है अंग, अंग के बाद बनता है अंग तंत्र, और उसके बाद बनता है एक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब आपके अंदर एक कोशिका है, कोशिका ने मिलकर उत्तक बनाया, उत्तक ने मिलकर दोस्तों अंग बना लिया, मान लो फेफड़े बना लिए। अब फेफड़े के साथ पूरा का पूरा बहुत सारे अंग मिल गए तो वो अंग तंत्र बन गया। जैसे नासा हो गया, नासा वाहिनी हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स वगैरह सब कुछ मिलके क्या बना रहे, अंग तंत्र। और फाइनली आपके पास क्या चीज बनेगी, फाइनली आपके पास बन जाएगा एक जीव। मतलब देखा जाए तो दोस्तों एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब आप ये चीज कह सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जीव एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय। उत्तक वाली चीज बहुकोशिकीय में ही होगी, एक कोशिकीय में वो उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि एक कोशिकीय के पास एक से ज्यादा कोशिका है ही नहीं, तो कैसे उत्तक बनेगा भाई। उत्तक का मतलब इतना सा, मान लो मेरे पास 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग दीवार को धक्का लगा रहे, चारों को एक जगह पे लगाया और कह दिया भैया एक ही दीवार को धक्का लगाओ, बस बात खत्म। इसलिए तो बोलते हैं हम इसको, इतनी सी बात है। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को सभी को याद रखनी है, और वो बस इतनी सी बात यह है कि आखिर उत्तक का निर्माण कैसे होगा, और उत्तक से एक अंग और अंग तंत्र और एक उसके बाद एक बहुत ही जटिल जीव का निर्माण किस तरीके से होता है। दोस्तों आप लोग एक जटिल जीव हो, क्योंकि आपके अंदर ये सभी चीजें उपस्थित है, ठीक है। तो अपने आप को हल्के में मत लेना भैया, हल्के में लेने की जरूरत भी नहीं है, हल्के हो भी नहीं तुम, क्योंकि आप लोग क्या हो, जीव, आपके अंदर बहुत सारे अंग तंत्र उपस्थित है। बात सही है, समझ में आ गई सबको अच्छे से, खोपड़ी में बैठ गई ना बात, ठीक है भाई। चलिए जरा आगे चलते हैं दोस्तों। अगली चीज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सी के बाद डी पॉइंट, उसका नाम है संवेदना। क्या नाम है, संवेदना। दोस्तों संवेदना को मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस या फिर संवेदना। तो आखिर ये संवेदना होती क्या है। दोस्तों संवेदना का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज के लिए आप लोगों को संवेदना प्राप्त होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी ने आपके रैप्टा दे दिया, जानते हो ना रैप्टा, बहुत ही बढ़िया, समझने में आसान है, झापड़ बोलता तो हो सकता है, जो मेरे को बच्चा सुन रहा होगा उसके वहां पे नहीं पता होगा, रैप्टा दोस्तों। तो अगर मान लो किसी ने आपके कान पे दे दिया तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि आपके एक टिक चुका है। बात सही है, ठीक है। चलो मजाक की सब बातें हैं, बात यह है अगर किसी ने आपको ऐसे पिंच किया तो आपको पता लग गया, यानी कि आप लोग लिविंग हो। दोस्तों संवेदना मतलब कॉन्शियसनेस, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग संवेदित होते हो कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करने के लिए। आपको अगर ज्यादा गर्मी लगेगी तो स्वेटिंग होगी तो आप ऐसे करके पोंछ लोगे, ठंड लगेगी तो आप ब्लैंकेट के अंदर चले जाओगे, इसका मतलब आपके अंदर संवेदना उपस्थित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आती है, संवेदना क्या होती है, संवेदना का मतलब रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स का मतलब होता है, मतलब आप कह सकते हो किसी को आंसर देना, प्रत्युत्तर करना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। तो दोस्तों ये वाला रिस्पॉन्स जो संवेदना होती है, ये सजीव की बहुत बड़ी एक कार्य क्षमता है। तो संवेदना यानी कि आप इसको बात बोल सकते हो क्या, रिस्पॉन्स।
तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि जो रिस्पॉन्स होता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग मेरे को बहुत अच्छे से बता दोगे सर रिस्पॉन्स का मतलब है किसी भी चीज के प्रति आप लोग जो प्रतिक्रिया करते हो वही है सर रिस्पॉन्स। तो एग्जैक्टली दोस्तों रिस्पॉन्स का मतलब हो गया प्रतिक्रिया। ठीक है। अब दोस्तों एक छोटा सा वर्ड आता है यहाँ पे, और ये बात आप लोग प्लीज इंपॉर्टेंट करके मेंशन कर लीजिएगा कि जो पर्सन कोमा में होता है, जानते हो कोमा का मतलब क्या होता है? कोमा का मतलब होता है जो इंसान बिल्कुल मतलब एक मरे व्यक्ति के समान है, आपको उसको चोटी भरोगे कुछ भी करोगे तो उसको कुछ पता नहीं लगेगा, वो इंसान है कोमा में। क्या आप कोमा वाले इंसान को निर्जीव इंसान बोल सकते हो क्या दोस्तों? मगर देखा जाए तो उसके अंदर संवेदना तो है ही नहीं, आप उसके ऊपर ऐसे टच करोगे उसे पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो अंदर से पता भी नहीं लगेगा। तो क्या संवेदना, क्या वो लिविंग है या डेड है? यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोमा के अंदर है, जो बिल्कुल लेटा हुआ है, उसका शरीर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, क्या वो लिविंग है या डेड है? क्या मानते हो आप दोस्तों? बिल्कुल सही। वैसे अगर आपका आंसर यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही अगर आंसर आपका है तो बिल्कुल सही हो। और दोस्तों वो आंसर आपका क्या है? वो आंसर आपका यह है कि सर हमें एक ऐसे इंसान को, जो इंसान एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सजीव है मगर वो कोमा में है, हम उसे सजीव ही मानेंगे। क्यों दोस्तों? जब आप दवाई देते हो उसको, तो दवाई देने के बाद उसका शरीर दवाई के अगेंस्ट तो रिस्पॉन्स करता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं श्वसन वगैरह की अभिक्रियाएं तो होती हैं। तो इसलिए दोस्तों कोमा वाले पेशेंट को आप लोग सजीव ही मानोगे, वो निर्जीव नहीं होता है। बात सही है? ठीक है। एक चीज ये होगी दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज आपके लिए और ऐड कर रहा हूँ, जो आप कल वाले लेक्चर में जो बीच में आपने बनाया था उसमें आप एक चीज सजीव के लिए लक्षण और ऐड कर सकते हैं। और वो क्या दोस्तों? वो चीज है बी के बाद ई पॉइंट, जिसका नाम है श्वसन। दोस्तों श्वसन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब आखिर अगर हम देखें तो श्वसन और रेस्पिरेशन जो होता है मतलब ये है क्या दोस्तों? देखो, दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिनमें एक प्रोसेस तो होता है केवल सांस लेना। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाबा रामदेव वाला हिसाब छोड़ दिया, यानी कि एक तो आपने किया नीश श्वसन, एक आपने किया उच्च श्वसन। बात सही है? इनहेल और एक्सहेल, सांस लेके सांस छोड़ दिया दोस्तों, ये वाली अभिक्रिया तो हो गई सांस लेना, वायुमंडली बाहर छोड़ दी, ये तो बात इतनी सी हो गई। मगर दोस्तों यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में कभी आती है कि आप जब इतनी सारी जो भी गैस वातावरण के अंदर है तो छांट के तो लेते नहीं हो, मगर इतनी गैसों में आपके शरीर को ऑक्सीजन ही मिले, इसके लिए तो रुधिर के अंदर है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन चीजों को एब्जॉर्व कर देगा, ये बात तो आप अच्छे से जानते हो। मगर मान लो अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो मैं क्या आपसे एक बात और बोल सकता हूं क्या दोस्तों? मैं आपसे एक बात ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन वाला तरीका है तो आप जो उच्छ्वसन करते हो उसके अंदर हमेशा CO2 क्यों निकलती है? जब आप सांस छोड़ते हो तो हमेशा CO2 क्यों निकलती है? अंदर लेते हो तो बहुत सारी गैसेस में से ये गैस आती है, मगर CO2 ही क्यों निकलती है? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। सबसे अच्छा आंसर बताऊं दोस्तों, एक प्रोसेस तो होता है जिसे हम बोलते हैं सांस लेना, ठीक है, केवल सांस ली जाती है उसमें, मगर जो दूसरा प्रोसेस है दोस्तों वो बिल्कुल ही अलग है। और क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, बताइएगा जरा दोस्तों। उस प्रोसेस का मतलब होता है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाते हैं और जाने के बाद जो अंदर ग्लूकोज है वो टूट जाता है। दोस्तों आप सभी लोगों को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया याद होगी, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6, मैं संतुलन नहीं कर रहा, प्लस O2। दोस्तों अगर ये ऐसे चलोगे CO2 प्लस H2O करके तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण, मगर अगर उल्टा चलोगे तो ये हो गया श्वसन, सीधी सी बात। तो उल्टा चलोगे ना दोस्तों श्वसन है, उल्टी चलो इक्वेशन में ऑक्सीजन आ गई, अंदर ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तब कहीं ना कहीं कौन सी गैस निकलेगी? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहां से CO2 निकलती है, याद रखिएगा ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है खोपड़ी में रखने के लिए। गॉट दिस? डन एंड डन? बिल्कुल ना? ठीक है भाई, इतनी सी बात बस आपको याद रखनी मेरे प्यारे साथियों कि आखिर ये क्या होता है। तो दोस्तों श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना। अब दोस्तों ग्लूकोज दो तरीके से टूट सकता है। कैसे? ग्लूकोज यहां से टूट सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, या दोस्तों ग्लूकोज टूट सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में।
यानी कि आप बोल सकते हो कि श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे हम बोलेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय, और जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसे हम बोलेंगे अवायवीय। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि वायवीय और अवायवीय क्या होता है। वायवीय का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यानी कि जब कभी भी आप लोग श्वसन कर रहे हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हो, मगर ईस्ट, जैसे मैंने बेकर ईस्ट, फर्मेंटर ईस्ट बोला था दोस्तों, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है। ईस्ट इसका एक उदाहरण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। तो क्या होता है वो? अवायवीय श्वसन। एक लाइन और बोलूंगा, प्लीज इसके अंदर आप लोग मेंशन करिएगा नोट्स में, वो ये कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होगा तब आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तब ऊर्जा कम मिलेगी। बस इतनी सी बात। और दोस्तों एक क्वेश्चन और, क्या आपका शरीर भी अवायवीय श्वसन करता है? बिल्कुल करता है। जरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। हिंट दे देता हूं, बाकी नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जब कभी भी आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा, वो जिम के अंदर बहुत पसीना बहा दिया, दर्द होने लग जाता है, क्रैम्पिंग, अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है दोस्तों, अवायवीय का। बस थोड़ा सा एग्जाम्पल याद करिएगा तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा अरे यार इतनी आसान चीज, यही चीज थी बस जो हमें नहीं समझ में आ रही थी। बहुत ही मजा आ जाएगा इसको, मगर थोड़ा बहुत खुद भी ढूंढना करो। सारा काम भैया अगर नहीं करूंगा तो फिर आप लोग क्या चीज ढूंढेंगे? ठीक है, बात सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे चलें। ठीक है दोस्तों, ई के बाद जो एफ पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं उपापचय, उपापचयी अभिक्रियाएं। दोस्तों उपापचयी अभिक्रियाओं को आप दो प्रकार में बांट देते हो, उपचय और अपचय। और मेरी बात मानी जाए तो इंग्लिश में ज्यादा आसान है दोस्तों। एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। अब दोस्तों कैटाबॉलिज्म का मतलब है देखो ये, और एनाबॉलिज्म का मतलब है ये। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। मैंने क्यों लिखा है पता है इंग्लिश में? तो कैटाबॉलिज्म का मतलब फीलिंग आ रही है कट, कट का मतलब टूटना दोस्तों। कैटाबॉलिज्म का मतलब जब चीजें टूटती है, और मान लीजिए जब चीज टूट गई तो टूटने के बाद क्या होगा, उसमें से ऊर्जा मुक्त होगी, इसका नाम है कैटाबॉलिज्म। तो कट कर दो, तोड़ दो। एनाबॉलिज्म का मतलब जोड़ दो। उदाहरण लिखिएगा, आपके शरीर में दोनों ही उदाहरण है इसके दोस्तों। पाचन जो उदाहरण है वो है आपका कैटाबॉलिज्म का, क्या? पाचन। और आपके शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण है वो एनाबॉलिज्म का उदाहरण है। तो ये तो पाचन, और दोस्तों ये है प्रोटीन का निर्माण। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला। तो जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला को ही आप क्या बोलते हो? प्रोटीन। ऐसे होते दोस्तों ये, यानी कि ये सब अमीनो अम्ल है, ए से अमीनो एसिड होता है, एक ही बात है। और इस अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला को आप क्या बोलते हो? प्रोटीन बोलते हो। बात सही है? कितना आसान है ना, मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है कोई भी, बस इतनी सी बात है। तो ये जो बात है ये है उपापचयी अभिक्रियाएं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाएं जो होती है वो अलग तरीके से हो जाती है। शरीर में चीजें बनती रहती है, मगर मतलब बनती कम है मगर टूटती ज्यादा है। तो ऐसी ऐसी चीज में आप कह सकते हो कि कोशिका की मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। जब चीजें कम बन रही है और टूट ज्यादा रही है तो एक समय ऐसा आएगा सब कुछ टूट जाएगा। और जब सब कुछ टूट जाएगा तो आप बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया कब होगी? जब बेसिकली मृत्यु का समय आता है ना, उस कंडीशन में। सो आप लोग ये चीज कह सकते हो बहुत ही अच्छे से कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक सजीव के केस में। निर्जीव में नहीं होती उपापचयी अभिक्रियाएं। आप कहोगे सर कैसी बात करते हो? मैं सर एक कंटेनर के अंदर मैंने ये वाला काम किया, मशीन से हो गई सब। दोस्तों मगर आपने बाहर से कुछ लगाया, कंटेनर अपने आप काम नहीं करेगा, मशीन अपने आप कार्य नहीं करेगी, आप लोग रेगुलेट करोगे उसको। बात सही है? रोबोट अपने आप काम करता है क्या? बिल्कुल सही हो, आप कर सकता है, मगर रोबोट पे जो आपने प्रोग्रामिंग की है, जो आपने रोबोट को सिखाया है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, मगर आपके शरीर की कोशिका अपने आप ही कार्य करती है। तो ये चीज होती है उपापचयी और अपचयी अभिक्रियाएं। ऐसे जोड़ोगे तो एनाबॉलिज्म, तोड़ोगे तो कैटाबॉलिज्म। छोटी सी बात है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। समझ में आई खोपड़े में? यहाँ बैठा के रखना, जैसे कहना भैया बैठ जा, कह क्यों? अभी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ, देखो बोला ना मैंने, बस बैठ जाएगा वो टेंशन फ्री।
सो यहाँ तक ये एक छोटा सा पॉइंट था और ये चीज होती है हमारे पास, आखिर कौन सी चीज आप लोग सजीव कहोगे। ग्रोथ यानी कि वृद्धि और जनन, ये एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, बाकी जितने भी लक्षण है वो सभी लक्षण कैसे हैं, विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। बात सही है, अच्छे से क्लियर है ये वाली बात। चलिए अब जरा इस चैप्टर में एक टॉपिक को और उठाते हैं, फिर देखते हैं जरा कुछ नया सा कमाल। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया है, ठीक है। अभी पुराने लेक्चर में जो भी चीज़ बताई थी वो सब कुछ क्लियर है अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि आखिर जातिकरण की किस तरीके से आप लोग उनका किस तरीके से उनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जरा मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और आगे चलने की बात यह है कि हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि अगर सजीव और निर्जीव की आप बीच की बात करो तो आप किस तरीके से सजीव को अलग कर सकते हो। ये बात अब सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हम ये बात करते हैं कि जब हमने ये चीज़ पता कर ली कि आखिर कोई भी सजीव है, तो दोस्तों आखिर हम क्या उस चीज़ को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो बात शायद सुनने में थोड़ी सी टिपिकल हो, मगर उस बात के ऊपर अगर तुम चलो तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब वो, ठीक है, आसान बहुत है वो। मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी वजह से या किसी भी तरीके से आप लोग कभी भी किसी भी पादप या जंतु को आप ढूंढ लेते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी होती है कि उनका आप एक नाम दो। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप उनका वर्गीकरण करो। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये होती है कि अगर कभी भी घर के अंदर आपकी कोई भी सामान या कोई भी चीज़ रखी हो, तो एक प्रॉपर जगह पर रखी होगी ना, तो दोबारा आपको ढूंढने में आसानी होगी। बात सही है। मतलब एक ही कॉपी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चल रहे हैं, और मैंने कहा बेटा ये वाला टॉपिक निकालो, आप कहोगे अबे यार कहाँ है ये, ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा, ये पंगा है। तभी आपने दोस्तों क्या कर लिया, वर्गीकरण। आप लोगों ने ये चीज़ सोची कि वर्गीकरण करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने चीज़ों को अलग करना सीख लिया तो कहीं ना कहीं बहुत ही आसान हो जाता है उस सब चीज़ों को पूरा करना। यही तो वर्गीकरण है दोस्तों। आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो टैक्सोनॉमी और वर्गीकी के बारे में अगर बात की जाए तो टैक्सोनॉमी जो है, ये सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, मैं उनका नाम आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग यानी कि वर्गीकी शब्द का प्रयोग, टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, दोस्तों जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था ना, उनका नाम क्या था, एपी कैंडोले। क्या नाम था, एपी कैंडोले। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने ही टैक्सोनॉमी शब्द को बताया था, दुनिया के सामने रखा था कि सच में अगर देखा जाए तो जो टैक्सोनॉमी होती है वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने उसको बताया था उनका नाम क्या था, एपी कैंडोले। मगर दोस्तों अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पितामह कौन थे टैक्सोनॉमी के, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप लिख सकते हैं, पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो दोस्तों उन वैज्ञानिक का जो नाम था, उनका नाम था कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस। बात सही है, याद रखिए दोनों चीज़ें। दोस्तों पता है क्या चीज़ है, मतलब ओवरऑल बात यह है कि किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज़ किचन में रखने लायक है, तो दोस्तों आप उसको कहाँ ढूंढोगे। भाई कभी ऐसा होता है कि आप स्टडी रूम में ढूंढने के लिए जा रहे हो कि हल्दी का रखिए, नहीं ना। कभी ऐसा होता है कि आप अपनी कॉपी को ढूंढने के लिए जा रहे हो कि किचन में तो नहीं रखी, ये गड़बड़ हो सकती है। खैर कई बार ऐसा होता है, ओह पढ़ते पढ़ते मम्मी ने कुछ बढ़िया सा बना लिया, कॉपी लेके किचन में पहुंच गए, वो वाली तो प्लेट हाथ में आ गई और जो कॉपी थी वो वहीं रख दी, कह रहे चलो मम्मी ये तो आप पढ़ लेना। होता है कई बार। इसका मतलब आप एक चीज़ बोल सकते हो कि अगर आप कभी भी इस तरीके से कोई भी चीज़ करो तो आपको वर्गीकरण करना बहुत आसान है। तो सिर्फ वर्गीकरण किया इसलिए जाता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वैरायटी बहुत है। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अगर आप इन वैरायटीज़ को ढूंढोगे भी ना तो आप ये कहोगे ओहो इतनी वैरायटीज़ हम लोग को सर्च करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर लगभग 1.7 बिलियन वैरायटीज़ प्रेजेंट है। कितना बोला दोस्तों मैंने,
मैंने बोला 1.7 1.7 मिलियन, तो अगला पॉइंट 1.7 मिलियन। दोस्तों इतनी वैरायटी प्रेजेंट है और इसके अंदर लगभग 1 मिलियन 1.2 मिलियन के आसपास तो जंतु की और लगभग 0.5 मिलियन के आसपास पादप की वैरायटी प्रेजेंट है। याद रखिएगा ये सब आंकड़े हैं और आंकड़े याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़े बहुत आंकड़े हैं, ये याद रख लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ तो हम जान गए कि आगे टैक्सोनॉमी में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूँ यहाँ पे, तो मैं आपसे ये चीज़ बोल सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों को ये बात तो पता लग गई कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहेगी तो भैया घोच पोच हो जाएगा। कोई कहाँ रखे कोई कहाँ रखे, घोच पोच। अब घोच पोच से बचना है भाई, और घोच पोच से बचना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि घोच पोच से बाहर निकालो चीज़ों को। और बाहर कैसे निकालोगे दोस्तों बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस चीज़ का वर्गीकरण कर दो। वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले जो एपी कैंडोले ने अपनी सारी की सारी गणित बताई थी, उन गणित के 4 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। कौन कौन से पॉइंट थे? अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्गीकरण की या वर्गीकी की, तो वर्गीकी के लिए एपी कैंडोले ने बोला था कि भैया मेरी 4 पॉइंटों को आप लोग हमेशा से याद रखना। कह रहा क्या पहली चीज याद रखना जिसे मैं बोलता हूं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, याद रखना दोस्तों पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज याद रखना है। तो पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों इन्होंने बोला कि जो मेरे पास जो एग्जैक्टली अभी जो दूसरा पॉइंट है, तो आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में एक बात और लिख सकते हैं। पहले तो ये बात याद रखना, इसके अंदर हम लोग पहचान करते हैं किसकी? सजीवों की। तो सबसे पहले तो सजीवों की पहचान की जाती है, दूसरा दोस्तों तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, अपन दूसरे कलर से लिखेंगे, इसका नाम होगा नामकरण या नॉमेनक्लेचर। यानी कि सजीवों का नामकरण पॉइंट वाइज। ठीक है, तीसरी जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी वो हो जाएगी, इसी कलर से करेंगे अपन। तीसरी जो चीज आएगी उसका नाम होगा क्लासिफिकेशन। दोस्तों क्लासिफिकेशन का सच में मतलब वर्गीकरण ही होता है, मतलब समूह में आप किसी चीज को बांट देते हो, मतलब समूह में बांटना। और दोस्तों चौथी चीज होती है इनके बीच में संबंध स्थापित करना। तो चौथी बात है उसका मतलब है रिलेशनशिप, और मैं पहले तो येलो कलर से ही करूंगा इस चीज को। और दोस्तों क्या चीज है? दोस्तों ये चीज है रिलेशनशिप। क्या है? RELATI, रिलेशनशिप। दोस्तों इसका मतलब है आपसी संबंध। तो ये चीज हो गई जिसे हम बोलते हैं आपसी संबंध। तो ये आपने यहाँ पे आपसी संबंध लिख दिए, बात सही है। दोस्तों ये 4 चीजें हैं जो आपको चारों चीजें आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से। और मैंने आपको ये चारों चीजें क्यों बोली है, चलिए इन चारों चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से समझिएगा। दोस्तों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि टैक्सोनॉमी क्या चीज़ है। दोस्तों जब तक आप किसी भी चीज़ का नामकरण वर्गीकरण आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए कोई ना कोई क्रम होंगे जो आप लोग यूज में लोगे। बिना क्रम के आप कभी भी किसी भी चीज़ को पूर्ण नहीं कर सकते। सब जानते हो आप ये वाली बात, ठीक है। अब आप ये चीज़ कैसे करोगे? दोस्तों प्रोसेस एज इट इज सेम टू सेम है और इन प्रोसेस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोसेस को एज इट इज याद रखिएगा, ए, ये बी, ये सी और ये डी, बात सही है। दोस्तों पहली बात है आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ को वर्गीकरण करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पहचान करना। दोस्तों पहचान कैसे करोगे? आप संरचना वाइज भी उसकी पहचान कर सकते हो कि एग्जैक्टली संरचना कैसी होती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की आसानी से पहचान कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, पहचान करना। बात सही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। दोस्तों अगर आपने उस चीज़ की पहचान कर ली तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों उसका नामकरण करना। नामकरण का मतलब होता है कि उसको नाम देना। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी चीज़ का नामकरण करते हो तो पहचान के बाद उनका नामकरण करना आसान है। भाई अगर कोई इंसान है तो उसका नामकरण करना भी बहुत ज़रूरी है। अपन बोल देते हैं अबे यहाँ अबे क्या होता है, उसका नाम दे दिया आपने, तो फिर अगली बार से आपको कभी भी दिक्कत होगी, उसको बुलाना होगा, आपको कुछ भी करना होगा तो आप नाम के थ्रू बुला लोगे कि भैया आकाश यहाँ पे आओ। तो इसका मतलब है आपने उस चीज़ का क्या कर दिया, नाम। दोस्तों नाम करने के बाद आप सच में उसकी एक चीज़ कर सकते हो, क्या, उसका वर्गीकरण।
चीज़ों का समूहों में बांट सकते हो। कई बार जैसे मान लो मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि ये तो भेड़ का समूह जा रहा है, यानी कि आपने नाम दे दिया भेड़, ये तो नामकरण आपने कर दिया, मगर आपने समूह को बोल दिया कि ये तो भेड़ का समूह है। अब इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि उसके अंदर भेड़ के समूह के अलावा और कोई भी चीज़ उपस्थित नहीं है। इसका मतलब दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि आप सबसे पहले किसी भी चीज़ को पहचानते हैं, यानी कि पहचानना सबसे पहले ज़रूरी है कि वो सजीव है या निर्जीव है। आपको पता लग जाता है वो सजीव है तो ठीक है, आपने पहचान लिया। और सजीव को पहचानने के लक्षण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप लोग किसी भी सजीव को कैसे पहचानोगे। सजीव को पहचानने के बाद दोस्तों उनका नामकरण करना आसान है, यानी कि आप उसको नेम दे सकते हो। आप बोल सकते हो ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये है। इसका मतलब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया उसका नामकरण करना। दोस्तों नामकरण करने के बाद तीसरी चीज़ है उनको समूह में बांटना। देखो समूह में बांटना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें ऐसे इधर उधर अगर बिखरी हुई रहे ना दोस्तों, तो उनको बिखरा हुआ पड़ा रहना तो गलत है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उनको आप किसी भी एक समूह में बांट सको। तो अगर आप कभी भी उनको किसी एक समूह में बांट सकते हो तो ये होता है किसी भी चीज़ को समूह में बांटना। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत। और दोस्तों जो चौथी चीज़ है उसका नाम है आपसी संबंध। आपसी संबंध का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसी भी दो चीज़ों के बीच में हम अंतर संबंध बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये और ये तो आपसी संबंध के रूप में है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ें हैं जो वर्गीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बात सही है दोस्तों। जब आप इस तरीके की कोई भी बात करते हो वर्गीकरण के लिए, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्गीकरण के लिए ऐसी चीज़ रखने में आपको बहुत फ़ायदा है। और फ़ायदा पता क्या है? फ़ायदा है उन चीज़ों को ढूंढने में। अगर आप उन चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकते हो तो आप लोग उस चीज़ की वर्गीकरण भी कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कैसे भी। बात सही है, ठीक है। तो ये वर्गीकरण के लिए एक छोटे छोटे से 4 पॉइंट है जो आपको सबको याद रखने हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। फटाफट से ये पॉइंट देखेगा, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? टैक्सोनॉमी में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। टैक्सोनॉमी ना एक्चुअली वर्गीकी देखा जाए तो 2 प्रकार की वर्गीकी होती है। एक तो होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। तो आखिर वर्गीकी को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं दोस्तों? तो जो वर्गीकी होती है दोस्तों, वर्गीकी दोस्तों ये वर्गीकी 2 प्रकार की होगी, ठीक है। 2 प्रकार की वर्गीकी होगी, जिसमें एक प्रकार की वर्गीकी होगी जिसे हम बोलते हैं ओल्ड वर्गीकी, यानी कि पुरानी, ठीक है। और दोस्तों एक प्रकार की वर्गीकी होगी जिसे हम बोलते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है नई। तो 2 चीज़ें दोस्तों आप लिख सकते हो, एक लिख सकते हो ओल्ड, एक लिख सकते हो न्यू, ठीक है। अब ओल्ड क्या है दोस्तों? ओल्ड है मतलब वो पुरानी है। जैसे 2G 3G वाला हिसाब है ना, वो मतलब वो पुराना है। अब अगर कोई भी चीज़ पुरानी होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो अब हमें पसंद नहीं है। और ओल्ड वर्गीकी के अंदर हम भारी लक्षणों की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि भारी लक्षण। भारी लक्षण दोस्तों, भारी लक्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। और दोस्तों वहीं दूसरी बात है जिसका मतलब है ये दूसरा नई। नई में दोस्तों होती है आंतरिक, आंतरिक व भारी दोनों। दोस्तों आंतरिक का मतलब होता है एनाटॉमिकल, और भारी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल। यानी कि यहाँ पे दोनों प्रकार के लक्षणों की बात होती है, आंतरिक की भी और भारी की भी। तो एक बताओ कौन सी चीज़ में ज़्यादा फायदा है? बिल्कुल सही बात है, आपको नई में ज़्यादा फायदा है। दोस्तों पुरानी टैक्सोनॉमी में इतना फायदा नहीं है जितना फायदा आपको नई टैक्सोनॉमी में है, ठीक है। तो ये तो हो गई ओल्ड टैक्सोनॉमी, ये हो गई न्यू टैक्सोनॉमी। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। चलिए जरा एक स्टेप और आगे चले दोस्तों। अगर हम इस प्रकार की नई वाली टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो आज के टाइम पे देखी जाती है। तो आजकल के टाइम पे कई प्रकार की टैक्सोनॉमी या कई प्रकार की वर्गीकरण। तो हम अब बात करेंगे वर्गीकी के प्रकार के बारे में कि आखिर जो वर्गीकी होती है दोस्तों, वर्गीकी के प्रकार, कि आखिर वर्गीकी के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। वर्गीकी के यहाँ पे 3 प्रकार होंगे, ठीक है, जिनमें एक को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल। तो 3 प्रकार होंगे वर्गीकी के। एक को यहाँ लिख देते हैं, दूसरे को यहाँ लिख देते हैं, और तीसरे को यहाँ लिख देंगे, ठीक है भाई। चलो पहला दोस्तों पहली है जिसे हम बोलते हैं कैरियो टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूँ, कैरियो टैक्सोनॉमी, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है उसे हम बोल देते हैं कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। और दोस्तों तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल या अंकीकी अंकगणितीय टैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो ये होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल को आपको पता है क्या होता है? न्यूमेरिकल
टेक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, कैरियो टेक्सोनॉमी क्या चीज होती है? कैरियो का मतलब आप जानते हो, कैरियो एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है केंद्रक। मतलब आप कैरियो टेक्सोनॉमी के अंदर जो बात करते हैं वो आप बात करते हैं केंद्रक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कैरियो टेक्सोनॉमी का मतलब जो केंद्रक है, केंद्रक, उसके बारे में आप बात करोगे। और दोस्तों केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगी, जैसे केंद्रक के अंदर आ जाते हैं गुणसूत्र, तो आप इसमें गुणसूत्र के बारे में बात करते हो। आप लोग मेरे हिसाब से अब तो सब लोग जानते होंगे कि आखिर केंद्रक क्या चीज़ होती है और गुणसूत्र क्या चीज़ होती है। दोस्तों गुणसूत्र हम सबके अंदर उपस्थित होते हैं और सबके अंदर गुणसूत्र का नंबर फिक्स होता है। जैसे मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होंगे दोस्तों वो कितने होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि कैरियो टेक्सोनॉमी एक ऐसी टेक्सोनॉमी होती है जिसके अंदर हम केंद्रक के बारे में बात करते हैं, और केंद्रक के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? गुणसूत्र। दोस्तों गुणसूत्र आपके शरीर में सबसे कम नंबर में होते हैं और जीन आपके शरीर में सबसे अधिक नंबर पे होते हैं। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों के द्वारा ही हम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। तो जो लक्षण हम बाहर दिखाते हैं ना, वो लक्षण सच में होते हैं किसकी वजह से? गुणसूत्रों की वजह से। बात सही है। आगे वाले कुछ चैप्टर्स में मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करूंगा। वैसे आप मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे कि आखिर गुणसूत्र क्या है। आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका जो भी तरीका है वो आपके घर वालों से मिलता है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों गुणसूत्र। आपके अंदर अपने पापा के गुणसूत्र है, तो पापा के बोलने का तरीका पता है। आप कोई भी चीज़ उठा के फेंकते हो तो घर वाले कहते हैं ओ ऐसे तो तेरे पापा फेंकते थे। इसका मतलब तो दोस्तों वो गुणसूत्र है, आपके लक्षणों को लेके चलता है। ठीक है, अगली चीज़ दोस्तों कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं अगर कीमोटेक्सोनॉमी की बात करूं, जैसे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा कुछ भी रासायनिक संगठन। दोस्तों रासायनिक संगठन का मतलब, जैसे आपने रासायनिक संगठन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, आपने पढ़ा है अमीनो अम्ल, आपने पढ़ा वसीय अम्ल, ये सब कुछ। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल वगैरह इन सब चीज़ों के बीच में जो विभिन्नता आपको मिलती है, उस विभिन्नता के द्वारा आप लोग कीमोटेक्सोनॉमी की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगा लगभग सबका सब। ठीक, लास्ट और फाइनल हमारे पास जो चीज़ बच रही है उसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है ये क्या चीज़ होती है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप लोग मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि क्वालिटेटिव तरीके से, यानी कि मात्रा के आधार पर किसी भी चीज़ को अंकगणितीय कैलकुलेशन करते हो। तो पहली बात तो ये होती है मात्रात्मक रूप से, और दोस्तों इसके अंदर अंकगणितीय गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ अभी आपको बताई है ना, ये तीनों चीज़ें आप लोग प्लीज़ एक बार अपने माइंड में अच्छे से रखना, कॉपी पेन साइड में रख दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसका मतलब है कि आपको अगर किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना है, किसी भी चीज़ को अलग अलग रखना है, तो आप कैसे रखोगे? रखने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है उसका वर्गीकरण करना। वर्गीकरण के लिए सबसे पहले आप उसको पहचानोगे, फिर आप उसका नामकरण करोगे, फिर आप उसको अलग अलग रखोगे, फिर आपको उसको समूहों में बांट दोगे। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही याद रखनी है। इसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर? पहली चीज़। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि वर्गी की 2 प्रकार की होती है, एक ओल्ड एक न्यू। पहले वाली वर्गी की थी जो भारी लक्षण को देख के थी, और दोस्तों भारी लक्षण तो हो सकता है कुछ भी हो, मगर आंतरिक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वर्गीकरण के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो क्या थी? उसके आंतरिक लक्षण। तो इसलिए मैं आपसे ये वाली बात कह सकता हूँ कि वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो वर्गी की आगे आई उसका नाम क्या था? उसका नाम था न्यू, यानी कि नई वाली जो वर्गी की थी वो बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, अब एक तो हो गया दोस्तों नई पुरानी वाला बात, मगर एक और तरीका कि आखिर हम एग्जैक्टली जो वर्गी की होती है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों वर्गीकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक है कैरियो टेक्सोनॉमी, एक है कीमोटेक्सोनॉमी और एक है न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी। दोस्तों देखा जाए तो एनसीईआरटी में इतना कुछ डिटेल से नहीं है, मगर पता है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझोगे ना कि 1 और 2 का मतलब क्या होता है, तब तक फार्मूला के अंदर उसको लगाना मुश्किल है। तो सीधी सी बात है, कैरियो टेक्सोनॉमी में केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में असली से बात की जाती है।
कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर जो रासायनिक संगठन है ना किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो अमीनो अम्लों का हो, मतलब प्रोटीन का हो, चाहे वो फैटी अम्लों का हो, वसीय अम्लों का हो, चाहे वो डीएनए का हो, उनकी जो रासायनिक संरचना है उसके बारे में अगर बात की जाएगी तो किसके अंदर, कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर। और दोस्तों वही न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी में मात्रात्मक अध्ययन किया जाएगा। मात्रात्मक का मतलब होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, गणना बहुत ज़रूरी होती है। मगर बायोलॉजी वालों को मैथ से थोड़ा सा डर लगता है तो थोड़ा सा दूर रहते हैं, बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट उतना ही है। पता है आपको ये बात पता होगा कि मेंडल ने जो जितने भी नियम दिए थे अपनी आनुवंशिकता के, उस मेंडल ने जितने भी नियम दिए थे ना वो सारे नियम मैथमेटिक्स के ऊपर ही थे। मेंडल ने सबको यही आके बताया, यहाँ पता है कैसे जा रहे जीन, कैसे कह रहे A+B का होल स्क्वायर, भग जाते थे बंदे, कर अब गणित चल रही है। मगर फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बात क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक की बात दोस्तों हमारे पास आती है टैक्सोनॉमी की। अब जो चीज़ें हैं वो आगे हम देखेंगे, चीज़ों को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि हम आखिर चीज़ों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं उस अगले टॉपिक को भी। तो चलें भाई आगे। दोस्तों आप जो मैं बात बताने वाला हूँ ना वो आप ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि आखिर अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में जिसका नाम है नामकरण। भाई हम सब लोगों का नामकरण हमारे घर वालों ने किया है और बहुत ही अच्छा नामकरण किया है। आप सभी को एक इस विशिष्ट नाम से बुलाया जाता है, सीधी सी बात है। तो ऐसा नामकरण की चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से पहचान लें और चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से देख लें, इसके लिए दोस्तों नामकरण की एक पद्धति इस पूरे विश्व में यूज़ में ली गई। अब अगर आप लोग कहें तो आखिर ये नामकरण चीज़ होती क्या है, आइए ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों नामकरण का मतलब होता है चीज़ों को नाम देना, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है, मान लो जो नाम इंडिया के अंदर चलता होगा किसी चीज़ का, वो ज़रूरी थोड़ी विदेश में चलता हो, इसलिए हमने नामकरण के लिए कुछ अलग ही पैरामीटर को यूज़ में ले लिया। हम लोगों ने ये काम किया कि आखिर अगर हमको नामकरण यूज़ में लेना है तो हम क्यों ना एक काम करें, हम नामकरण के लिए एक विशिष्ट प्रकार के तरीके के यूज़ में लें और जो पूरे विश्व में वही बात मानी जाए। बात सही है। इसका मतलब दोस्तों आज अगर मैं डिस्टेंस या दूरी की बात करता हूँ तो मैं किलोमीटर या मीटर के बारे में बात करूँगा, मैं कभी भी डिस्टेंस को किलोग्राम में नहीं नापूंगा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल चीज़ हो गई जिसको हर जगह पे एक ही बात से माना जाए। भाई अगर मान लीजिए मटर है और मुझे विदेश में कहीं पे मटर के बारे में कुछ भी चीज़ जाननी है तो मैं वहाँ पे मटर बोलूँगा, वो नहीं पहचानेंगे। हो सकता है मैं उसको गार्डन पी बोलूँ तो भी नहीं पहचाने, मैं उद्यान मटर बोलूँ वो तो भी नहीं पहचाने। तो क्यों ना हम इसका एक वैज्ञानिक नाम यूज़ में लें। बिल्कुल आप सही समझे, जैसे पाइसम सेटाइवम एक वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों यहीं पे ही हम लोग आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका नाम है नामकरण। दोस्तों नामकरण को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब जब आप किसी भी चीज़ का नेम देते हो तो आप उस चीज़ को बोलते हो कि ये इस चीज़ का नाम है। अब आखिर इस नाम वाली चीज़ में हम लोग कैसे और किस तरीके से चीज़ों को रख सकते हैं। दोस्तों नाम वाली चीज़ों में दो तरीके की बात है। जो सबसे पहले नामकरण की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले दो प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताना चाहूँगा, मतलब दो प्रकार की संस्था के बारे में जो नामकरण के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक का नाम है ICBN और एक का नाम है ICZN। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें इंग्लिश में ही याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ICBN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब दोस्तों होता है नामकरण। और दूसरा ICZN, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो इसका पूरा नाम क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दोस्तों दो वैज्ञानिक थे जो मतलब बेसिक अगर देखा जाए तो इन चीज़ों या इन नामकरण के लिए सबसे अच्छे वैज्ञानिक जिनको हम मानते हैं उन वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। जातिकरण की द्विनाम पद्धति दी थी दोस्तों उन्होंने। क्या चीज़, जातिकरण की द्विनाम पद्धति। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ जिसका नाम है जातिकरण की द्विनाम पद्धति। तो जातिकरण की द्विनाम पद्धति
जिस वैज्ञानिक ने दी थी उनका नाम था कैरोलस लीनियस। इनके नाम के बारे में देखो, वैसे आपको और कुछ बात जानने की नहीं है, मगर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको कि इन्होंने द्विनाम का मतलब दो नाम, बस एक दो नाम, इनका नाम 3 वर्ड में था, तो इन्होंने सबसे पहले इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अपने नाम के ऊपर यूज़ किया। यही तो वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों इन्होंने जातिकरण की द्विनाम पद्धति दी, नाम था इनका कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने एक पद्धति दी जिसे हम बोलते हैं जातिकरण की द्विनाम पद्धति। बात सही है। अब दोस्तों इन्होंने जंतु और पादप दोनों के ही नाम दिए, देने के लिए एक पद्धति रखी। तो इन्होंने जंतु नामकरण के लिए भी पद्धति दी, वहीं इन्होंने पादप नामकरण के लिए भी पद्धति दी। दोस्तों पादप नामकरण के लिए जो उन्होंने पद्धति दी उसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, इंग्लिश में लिख रहा हूं। और दोस्तों जंतु नामकरण के लिए इन्होंने जो पद्धति दी उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिस्टमा नेचर। तो दोस्तों जो चीज़ हो गई, एक हो गई सिस्टमा नेचर और एक हो गई कौन सी चीज़? पादप नामकरण और जंतु नामकरण के लिए 2 चीज़। अब आखिर ये कैरोलस लीनियस ने अपनी पद्धति में बताया क्या, जरा आइए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों इन्होंने बोला अगर आप कोई भी नाम लिखते हो तो वो एक वैज्ञानिक नाम होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैज्ञानिक नाम के, ठीक है। जैसे दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना ही वैज्ञानिक नाम करते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है दोस्तों। वहीं पे अगर आप बात करो मटर की तो उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम, बिल्कुल सही है। सो अगर आप बात करते हो मटर की तो वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। दोस्तों आपने टाइगर देखा होगा, टाइगर। या चलो मैंगो की बात करते हैं, मैंगो। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। आम जो बहुत ही आम है, फलों का राजा माना जाता है और भारत का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फल है ये। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का है मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका। और दोस्तों यहां पे एक काम और कर दीजिएगा, सबको अंडरलाइन, ठीक है। अब देखिए जरा इनके जातिकरण की द्विनाम पद्धति के कुछ लॉस थे, वो क्या थे जरा देखते हैं। पहली चीज दोस्तों इन्होंने बोला जो प्रथम शब्द है वो बताएगा वंश को और जो दूसरा शब्द है वो बताएगा जाति को। यानी कि दोस्तों ये वंश है, ये जाति है, ये वंश है, ये जाति है, ये वंश है, ये जाति है। बात सही, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखो, मैंने अब आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी में लिख दिया, मगर इंग्लिश में अगर मैं लिखूंगा तो इसका नाम होगा होमो सेपियंस, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे होमो सेपियंस। दोस्तों वंश का पहला अक्षर होगा कैपिटल यानी कि बड़ा, तो जो बी पॉइंट है वो क्या? वो है वंश का प्रथम अक्षर। बड़ा होगा। और दोस्तों वहीं पे ही अगर आप जाति हो तो जाति का जो प्रथम अक्षर है वो कैसा होगा? छोटा होगा। देख रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। अगर आप हाथ से नहीं लिख रहे हैं तो आप इसको इटैलिक में लिख सकते हैं। कंप्यूटर से लिखते हैं तो इटैलिक मतलब जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, पता होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप लिखते ही टेढ़ा हो तो आप कहते हो सर देखो मैंने तो लिखा ही इटैलिक में, नहीं। अगर आपने हाथ से लिखा तो आप उसको अंडरलाइन करो, नहीं तो इटैलिक में। तो दोस्तों लिखने की बात अगर हम करें सी, तो वंश, पहली बात तो वंश और जाति के बीच में गैप, वंश में जाति के मध्य एक गैप या स्पेस, देखो मैंने बीच में दूर दूर लिखा है, ठीक है। अगली बात अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो डी पॉइंट में आपसे एक बात और कह सकता हूं कि या तो इसको इटैलिक में लिखेंगे, इटैलिक में मतलब तिरछा,
और अगर आप इसे तिरछा नहीं लिख सकते, मान लीजिए आप कहते हो नहीं सर मैं तो तिरछा नहीं लिखता, तो दोस्तों इसको अंडरलाइन कर दो या फिर इसको क्या कर दो, अंडरलाइन। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटी सी बातें हैं। और दोस्तों इसके बाद मान लो आपको वैज्ञानिक का नाम याद है, मतलब आपको वैज्ञानिक का नाम याद है कि कौन से वैज्ञानिक ने इनका नाम दिया, तो जाति के बाद उस वैज्ञानिक का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ई पॉइंट भी कर सकते हो, क्या, जाति के बाद वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हो। बात सही है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ को हम बोलते हैं कि अगर कभी भी और किसी भी कंडीशन में हमको कभी भी इस तरीके का नामकरण करना है तो हम इस तरीके का नामकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पहला शब्द वंश को बताएगा, दूसरा जाति को। मैंने 2-3 वैज्ञानिक नाम लिख रखे हैं, ऐसे तो कई सारे होते हैं, जैसे एपिस डोर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा, ये मधुमक्खी के वैज्ञानिक नेम है दोस्तों। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, ये पैंथर मतलब शेर की जितनी भी प्रजातियां हैं उन सब के वैज्ञानिक नाम है। इसका मतलब आप किसी भी वैज्ञानिक का नाम इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मीठी मटर और होती है जिसका वैज्ञानिक नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। जैसे मीठी मटर और होती है दोस्तों, कौन सी मटर, मीठी मटर, तो इसका वैज्ञानिक नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। ओडोरेटस। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक नाम आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है मेरी अच्छे से। मतलब ये बात मानना कि प्रथम वर्ड वंश को बताएगा, दूसरा जाति को, वंश और जाति के बीच में एक स्पेस, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन करोगे, वंश का पहला अक्षर बड़ा होगा, जाति का पहला अक्षर छोटा होगा। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ तक प्लीज़ नोट करिएगा, फिर हम जरा सा और आगे चलते हैं। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।